अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम जो है वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कर रहे थे, ठीक है। और हम इसकी मॉर्फोलॉजी पे आए थे, ठीक है। इस डिज़ीज़ की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ठीक है, कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलस होता है ना, ठीक है, वो हमारे पास एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, हाइपर सेलुलर हो जाता है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये हमारे पास एक नॉर्मल ग्लोमेरुलस है, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास क्या है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला ग्लोमेरुलस है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो ये क्या होता है, ग्लोमेरुलस एनलार्ज हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, ये हाइपर सेलुलर हो गया, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हमने याद रखने हैं, ठीक है, इसकी हिस्टोलॉजी में, ठीक है। अब आगे उन्होंने ये बताया हुआ है कि इसकी जो हाइपर सेलुलरिटी होती है ना, वो 3 रीजन्स की वजह से हो सकती है, ठीक है। नंबर 1 क्या हो सकता है कि हमारे पास प्रोलिफ्रेशन हो सकती है एंडोथेलियल सेल्स की और मेसेंजियल सेल्स की, ठीक है। एक ये हो गया, प्रोलिफ्रेशन हो गई एंडोथेलियल सेल्स की, मेसेंजियल सेल्स की। नेक्स्ट हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है ल्यूकोसाइट्स की एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। और नंबर 3 हमारे पास सीवियर केसेस में क्रिसेंट फॉर्मेशन हो सकती है। क्रिसेंट फॉर्मेशन बेसिकली कैसे होती है कि हमारे पास बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूस इन्फ्लेमेशन, ठीक है, हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होती हैं। और ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से जो हमारे पास विजरल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, उनकी प्रोलिफ्रेशन हो जाती है। वो पूरे के पूरी यूरिनरी स्पेस को जो होता है वो जो है ऑब्लिटरेट कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रिसेंट फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये जो डिज़ीज़ है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें सारे के सारे ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि ये क्या है, ये एक डिफ्यूज़ डिजीज़ है, ठीक है। डिफ्यूज़ डिजीज़ है जिसमें सब ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व हो रहे हैं। और नंबर 2, इसमें जो एक ग्लोमेरुलस होता है वो फुली इन्वॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। मीन्स उसका कोई सेगमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, फुल ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये ग्लोबल डिजीज़ है। नंबर 1 क्या हो गया, ये डिफ्यूज़ डिजीज़ हो गई। नंबर 2 ये हमारे पास क्या होती है, ये ग्लोबल डिजीज़ होती है। इसके अलावा इसमें थोड़ी बहुत जो होते हैं एंडोथेलियल सेल्स की भी प्रोलिफ्रेशन हो रही होती है। एंडोथेलियल सेल्स की प्रोलिफ्रेशन की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो कैपिलरीज होती हैं उनकी ऑब्लिट्रेशन हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें बात हमें नज़र आ जाएंगी इसकी हिस्टोलॉजी पे। नेक्स्ट आ जाती है इसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ठीक है। जब हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस में देखते हैं ना, तो हमें ग्रैनुलर डिपॉजिट्स नज़र आते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस के। ये डायग्राम है, ये शो कर रही है इसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस को। और इसमें ये ग्रैनुलर सा पैटर्न नज़र आ रहा है। ये ग्रैनुलर पैटर्न जो है वो बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस है। नेक्स्ट आ जाती है इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखते हैं तो हमें इसमें एंटीजन एंटीबॉडीज डिपॉजिट्स नज़र आते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हम्प्स। ये एक सब एपिथेलियल हम्प नज़र आ रही है। ये हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलर बेसन मेम्ब्रेन है। और ये एपिथेलियल सेल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल्स के दरमियान में और ये ग्लोमेरुलर बेसन मेम्ब्रेन के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं हम्पी अपीयरेंस, ठीक है। और ये क्या, सब एपिथेलियल डिपॉजिट है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में सब एपिथेलियल डिपॉजिट ही हो, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो इंट्रामेसेंजियली भी डिपॉजिट हो सकते हैं, ग्लोमेरुलर बेसन मेम्ब्रेन में भी डिपॉजिट हो सकते हैं, इंट्रामेम्ब्रेनस। इसके अलावा ये सब एंडोथेलियली भी डिपॉजिट हो सकते हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सब एपिथेलियल डिपॉजिट ही नज़र आएगा। ये हो गई इसकी मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्लिनिकल कोर्स। क्लिनिकल कोर्स में ये है कि ये डिजीज़ जो होती है वो मोस्टली बच्चों को हिट करती है, ठीक है। यंग चाइल्ड होता है, ठीक है, फ्रॉम 6 to 10 ईयर्स ऑफ एज। फिर उसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, मलेज होता है, फीवर होता है, नोजिया, ओलिग्यूरिया और हीमोच्यूरिया, ठीक है। इसके साथ क्या होता है, माइल्ड प्रोटीन यूरिया होता है, माइल्ड एडीमा होता है, ठीक है, मोस्टली पेरी ऑर्बिटल एडीमा होता है, और माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन होती है। नेक्स्ट आ जाती है इसकी ट्रीटमेंट मोस्टली क्या होता है, हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें हमने रिटेन करना होता है सोडियम को और वाटर बैलेंस को, ठीक है, और मेंटेन करना होता है सोडियम और वाटर बैलेंस को। और अगर इस डिजीज़ को ट्रीट ना किया जाए तो ये प्रोग्रेस कर सकती है, ठीक है। और उसके रिजल्ट में एक तो क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, नंबर 2 हमारे पास रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करेंगे। थैंक यू।